आदाब नाज़रीन, मैं हूं सनम एजाज। देख रहे हैं आप स्पेशल रिपोर्ट। साल का पहला दिन 2024 के साल का पहले युकम जनवरी का दिन, और सभी नाज़रीन को नए साल की, अंग्रेजी नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। और नए साल में जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक की सियासत पर जो बड़ी नज़र है उस पर पहली नज़र आपको बताते चलें। कल बड़ा अहम दिन है। दिल्ली में जम्मू कश्मीर से मुतालिक अहम मीटिंग भी वज़ीर दाखिला की सरबराही में मुनक्कद होने जा रही है। यह आने वाले कल यानी 2 जनवरी की बात है। दिल्ली में आला सतही मीटिंग हो रही है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर से लेकर जम्मू कश्मीर के आला सतही ओहदेदारों का इस मीटिंग में शिरकत जो है वो मुतवक्के बताई जाती है। और जानने वाले या जानकार जिन्हें कहा जाता है वो बता रहे कि कल की अहम मीटिंग में जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी सिनेरियो को लेकर असर नव गौर खौज किया जाएगा। और क्या कुछ सिक्योरिटी सिनेरियो और उसके साथ साथ जो डेवलपमेंटल स्ट्रक्चर जम्मू कश्मीर का है उस पर वज़ीर दाखिला खुद जम्मू कश्मीर की इंतजामिया से सूरत-ए-हाल का जायजा लेंगे। ये पहली खबर कल हो सकती है, लेकिन आज की पहली खबर अभी कुछ देर पहले तक, फिलहाल तो नए साल की मुबारकबादी का सिलसिला था, लेकिन उसके साथ साथ अभी कुछ देर पहले अपनी पार्टी की तरफ से बयान नहीं, प्रेस नोट, बाज़ाब्ता तौर पे प्रेस नोट जो हुक्मनामा जारी हुआ है उसमें अपनी पार्टी ने जनूबी शुमाली कश्मीर से, बारामूला से जावेद बेग जो अपनी पार्टी में स्पोक्समैन भी रह चुके हैं, उनको पार्टी की बुनियादी रुकनियत से बरतरफ कर दिया है। पिछले 24 घंटों के दौरान यानी साल के आखिरी दिन से लेकर नए साल के पहले दिन के दौरान बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही थी। और पिछले दिनों ही जनूबी श्रीनगर में अफवाहों का बाजार चला था कि सज्जाद गनी लोन और अपनी पार्टी के सरबराह सईद अल्ताफ बुखारी के दरमियान एक आला सतही एक मीटिंग भी हुई है, खास मीटिंग हुई है। और खास मीटिंग के दौरान आगे का इंतखाबी लाहे अमल जो है वो डिस्कस किया गया है। और उसके बाद बीच में ये खबरें आई कि मुजफ्फर हुसैन बेग जो है वो पीडीपी में वापस जा रहे हैं, तो उस हवाले से ये मीटिंग भी थी। इन मीटिंगों की कोई तस्दीक या तरदीद नहीं हो सकी, लेकिन कल शाम अचानक ही अपनी पार्टी ने जावेद बेग को पार्टी के स्पोक्समैन से हटा के मुंतज़िर मोहिद्दीन को उनकी जगह पे चीफ स्पोक्समैन तैनात किया। और अभी कुछ देर पहले अपनी पार्टी का जो ऑफिशियल इंटर ऑफिस मेमो है उसमें आप देख रहे हैं जावेद हसन बेग को पार्टी की बुनियादी रुकनियत, अपनी पार्टी की बुनियादी रुकनियत से हटा लिया गया है। सब लोग जानते हैं या अंदाजा होगा कि क्या वजह है, क्योंकि पिछले कई दिनों से अपनी पार्टी के हलकों में ये खबरें चल रही थी कि जावेद बेग इस वक्त नईम अख्तर और पीडीपी के यूथ लीडर वहीद परा के साथ काफी क्लोज है, काफ़ी मीटिंग का उनका जो सिलसिला चल रहा है। और इसकी खबरें जो हैं वो अपनी पार्टी की लीडरशिप उस पर नज़र रखी हुई थी। क्या वही वजह है कि नईम अख्तर से मिलना, उसके साथ साथ उनका जो अपनी पीडीपी के वहीद परा से मुलाकातें, क्या उसी वजह से उनकी अपनी पार्टी से आज उनकी रुकनीत को बर्खास्त किया गया है या कोई और वजह है? मेरे साथी मीर हिलाल हांजूरी अभी कुछ देर पहले से सारे मामलात पर अपने सोर्सेस से बात करे थे, कुछ पॉलिटिकल पंडित से बात करे थे, उनके पास हम सीधा चलेंगे। मीर हिलाल हांजूरी, बहुत शुक्रिया, आपने दोबारा सेहतयाब हुए हैं, अल्लाह आपको सेहत बख्शे, बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया एक बार फिर। लेकिन ज़रा ये बता दीजिएगा, ये जावेद बेग को पार्टी की बुनियादी रुकनीत से बरतरफ किया गया, वजह कल शाम से जो हम अंदाज़ा लगा रहे थे वही था या कुछ और है? बिल्कुल वजह वही है, और जिस हवाले से आपने भी इशारा दिया कि कुछ सोर्सेज के हवाले से जो खबरें मिली हैं कि जावेद हसन बेग पीडीपी के कुछ क्वार्टर्स के काफ़ी नज़दीक तस्वर किए जाते हैं। और इन्हीं एक्टिविटीज़ को लेकर जब अपनी पार्टी की आदत को ये मालूम चला है तो उसके बाद उन्होंने पहला स्टेप ये लिया कि जावेद हसन बेग को जो तर्जुमाने आला थे पार्टी के, उस ओहदे से हटा दिया और उस ओहदे को मुंतज़िर मोहिद्दीन को सौंप दिया गया। लेकिन बाद में कुछ 24 घंटे ही अभी नहीं हुए थे कि अब बुनियादी रुकनियत से फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स यानी 5 साल के लिए जावेद हसन बेग को पार्टी की बुनियादी रुकनियत से खारिज किया गया है। तो कुल मिलाकर खबर यही है और तस्दीक हुई है कि अब उन्हें पार्टी की बुनियादी रुकनियत से मौकर किया गया है। लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि जावेद हसन बेग जो है वो पीडीपी क्वार्टर्स के काफी नजदीक है। न सिर्फ जावेद हसन बेग, जब अगर आपको सनम याद होगा कि लगभग 1 माह पहले हमने गुलिस्तान न्यूज पर यह खबर की थी कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ लीडरान जो अभी भी पीडीपी के क्वार्टर्स के साथ राब्ते में हैं और ऐन मुमकिन है कि कुछ वक्त में वो लीडरान पीडीपी के अंदर
शामिल हो सकते हैं और उसमें शायद जो सीनियर मुजफ्फर हुसैन बेग है वो भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि ये जराए के हवाले से ये खबर है और इस पर बाद में हमने ये भी देखा कि मुजफ्फर हुसैन बेग को हमने महबूबा मुफ्ती के घर भी जाते हुए देखा। हालांकि उसमें यह कहा गया है कि वो अयादत के लिए गए थे, लेकिन जराए के हवाले से यह खबर है कि ग्राउंड जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है और लगभग आइंदा वक्त में लगभग 1 दर्जन के करीब जो लोग हैं वो पीडीपी के अंदर शायद वापस शामिल हो सकते हैं और इस हवाले से अभी उन पार्टीज और उन लीडरान के दरमियान जो है वो गुफ्तशनीद हो रही है। हिलाल, एक सवाल जो है को पिछले कुछ दिनों से आपके हमारे सोर्सेज बता रहे थे कि ये जो लीडर्स हैं दूसरी पार्टी के, बड़े फेसेस हैं, बड़े नाम हैं, वो उनको दिसंबर में वापस पीडीपी ज्वाइन करना था, लेकिन वो तब नहीं हो सका, कुछ हालात ऐसे बने और उसके बाद अब ये खबरें थी कि 15 जनवरी तक वो वापस आ सकती। ये कोई कंफर्म नहीं थी, लेकिन अफवाह या मार्केट में थी। और अभी कल शाम से खबरें आने लगी कि उससे पहले ही जावेद बेग पीडीपी वापस जा रहे। क्या वो वजह रही कि जावेद बेग के हवाले जो सोशल मीडिया जो कुछ क्वार्टर से खबरें आने लगी कि वो पीडीपी उनसे पहले ज्वाइन वापस करें, क्या ये वो वजह रही जावेद बेग को पार्टी से निकालने की, या कि कोई और वजह भी हो सकती है? देखिए, अपनी पार्टी की जो क़यादत है उनके पास एक स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन है कि जावेद हसन बेग कुछ ऐसे लीडरान के साथ या ऐसे क्वार्टर्स के साथ अभी बातचीत में शामिल है जिसमें उन्होंने इस प्रेस नोट में भी लिखा है कि वो एंटी पार्टी जो एक्टिविटीज है वो उसमें मुलविस है। यानी हमने हर वक्त देखा कि जब कोई पार्टी के मंशूर से बालातर हो जाता है या उससे मुख्तलिफ या बरक्स काम करता है तो उसके बाद उन्हें इन्हीं अल्फाज के साथ रुखसत किया जाता है। तो इस हवाले से चूंकि आपने ये भी कहा कि दिसंबर के महीने में मुतवक्का था कि शायद पीडीपी के अंदर ज्वाइनिंग हो जाएगी, लेकिन आपको याद ही होगा कि 11 दिसंबर की तारीख को जो मुल्क की तारीख के अंदर एक बड़ा डिसीजन आया था आर्टिकल 370 की वजह से, तो उस फैसले पर जो उस ज्वाइनिंग थी उस पर कहीं ना कहीं जो हालात है वो ऐसे मंडला गए कि फिर वो ज्वाइनिंग नहीं हुई है। लेकिन अभी जो मेरे इतलात हैं, जो मेरे सोर्सेज हैं, उनका कहना है कि 7 दिसंबर से पहले, माफ कीजिएगा 7 जनवरी से पहले, जब मुफ्ती मोहम्मद सईद का जो बरसी है उससे पहले भी ये ज्वाइनिंग मुमकिन नहीं है। उसके बाद ये ज्वाइनिंग जो है जम्मू के अंदर मुमकिन हो सकती है। हालांकि ये जराए के हवाले से अभी खबर है, अभी पार्टी की जानिब से इसकी कोई तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन हमारे सोर्सेज इससे पहले भी जो उन्होंने खबरें दी हैं वो वक्त आने पर फिर सही साबित हुई है और हमें आज भी यकीन है कि ये खबरें जो है सही साबित होंगी। बहुत शुक्रिया मीर हिलाल हांजूरी, मेरे साथी मीर हिलाल हांजूरी। तारीख भी ने बताई कि दिसंबर में जम्मू में ये पीडीपी के हलकों से खबरें हो सकती हैं, लेकिन जावेद बेग के साथ साथ अपनी पार्टी और किस किस पे नजर रखी हुई थी। आज बाद दोपहर पार्टी के सीनियर क़यादत यानी अपनी पार्टी की सीनियर क़यादत ने राजा मंजूर से भी हालचाल पूछा है, जुनैद मत्तू से भी हालचाल पूछा गया है, जम्मू से चौधरी जुल्फकार का भी हालचाल पूछा गया है, चौधरी कमर ये भी जम्मू खित्ते पुंछ राजौरी खित्ते से ताल्लुक रखते, इनका भी हालचाल पूछा गया है। तो 4 और लीडरान का जावेद बेग की इस टर्मिनेशन के साथ हालचाल पूछा गया है। वो हालचाल क्यों पूछा गया हमें उस हवाले से कुछ मालूम नहीं हो सका, लेकिन वो आकिल रा इशारा काफी अस्त, ये फारसी की कहावत है, कहते हैं कि बिना मतलब के हालचाल नहीं पूछा जा सकता है। तो हमारे जराया यही बता रहे कि जुनैद मत्तू, राजा मंजूर, चौधरी जुल्फकार और चौधरी कमर, इन 4 और लोगों से भी पार्टी की लीडरशिप यानी अपनी पार्टी की लीडरशिप ने हालचाल पूछा है, खैर आफियत दरियाफ्त की है और हमने भी खैर आफियत दरियाफ्त करने की कोशिश की। राजा मंजूर के हवाले से डायरेक्ट बात नहीं हो सकी, लेकिन उनके क्लोज क्वार्टर से मालूम हुआ कि नहीं, हालचाल रूटीन का था, कोई ऐसा मामला नहीं। ताहम जब हमने इधर उधर की बात पता करने की कोशिश की, पता चला कि नहीं, फिलहाल वो अपनी जगह पे ही है। जुनैद मत्तू कश्मीर में अवेलेबल ही नहीं है, शायद उनसे बिल्कुल रब्ता नहीं हो सका। चौधरी कमर से भी हमारी बात नहीं हो सकी, लेकिन उनके क्लोज क्वार्टर से बात होते हुए बात दूर तक पहुंचेगी। जुल्फकार चौधरी से भी बात हो नहीं सकी, लेकिन क्या बात दूर तक जाएगी ये वक्त बताएगा। और भी भाई बड़े नाम हैं जिनमें पीडीपी की साहब लीडरशिप है, जो पहले थी फिर पीडीपी से आउट हो गई। उनके नाम तो काफी वक्त से सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे, लेकिन अभी तक उनके हवाले से कोई बड़ी खबर या कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नजर नहीं आ रहा। कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नजर नहीं आ रहा है, लेकिन साफ जाहिर है कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होगा तो हम आपको बाज़ाब्ता तौर पे बाखबर करेंगे, बताएंगे, और मौका मिला तो बाखबर को आप तक पहुंचाने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। हम इस पे पूरी नजर रखे हुए हैं, लेकिन पुलिस कहती है, कश्तवाड़ की पुलिस के हम हर चप्पे चप्पे पे नजर रखे हैं।
एसएसपी कश्तवाड़ ने आज मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनके इलाके के हालात जो हैं उनमें 36 के करीब ऐसे लोग हैं, मिलिटेंट उनके कहने के मुताबिक हैं, जो पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं और उनके खिलाफ एफआईआर्स भी दर्ज हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि 13 लोगों को पहले ही ऑफेंडर करार दिया जा चुका है और बाकी 23 जो बचे हैं वो उसको भी अब ऑफेंडर करार दिया जा चुका है। और ये उन लोगों को जो पाकिस्तान में बैठे हैं और उनको हवाले से जिस तरह एसएसपी पुलवामा ने बताया, एसएसपी किश्तवाड़ खलील पोसवाल ने बताया कि ये वो लोग हैं जो मतलूब हैं और उनके हवाले से उन्हें एक बार फिर मुतल्ला किया गया है कि वो 1 माह के अंदर अंदर आएँ, कोर्ट में हाजिरी दें, वरना उनकी प्रॉपर्टी अटैच की जाएगी। और उनके बकौल 13 में से 12 लोगों की प्रॉपर्टीज की निशानदेही हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टीज अटैच करने का सिलसिला 2023 में शुरू हुआ था और 2024 के पहले दिन भी आज एसएसपी कश्तवाड़ के हवाले से खबर आई। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि ये जो लोग हैं 36 की करीब इनकी तादाद है, खित्ते कश्तवाड़ से यानी खित्ते चिनाब से इनका ताल्लुक है और खित्ते चिनाब के लोग जो हैं एलओसी के उस तरफ बैठे हैं और उन्हें ऑफेंडर जो है वो करार दिया जा चुका है, उनकी प्रॉपर्टी सीज हो रही है। एसएसपी कश्तवाड़ मोहम्मद खलील पोसवाल ने हमारे साथी से वहां बात करते हुए बताया। हमारे यहाँ जो 36 टेररिस्ट पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं उनके खिलाफ 2 एफआईआर लगी हैं और 2 महीने पहले हमने उन 36 में से 13 को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करवाया था, जो यूएपीए कोर्ट स्पेशल डोडा में है वहां से, और बाकी जो 23 लोग थे उनकी प्रोसीडिंग्स शुरू की थी। तो इस सैटरडे को, डे बिफोर यस्टरडे, हमने 23 इंडिविजुअल्स जो टेररिस्ट हैं पीओके और पाकिस्तान की डिफरेंट जगहों में, उनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर अंडर सेक्शन 82 सीआरपीसी में डिक्लेयर करवाया है। और ये डिक्लेयर जो करवाए गए जैसे मंजूर उर्फ इनकलाबी, मंजूर अहमद, गुलाम मोहम्मद नजीर, शाहीन, शबीर, मोहम्मद आमीन, अगेन शबीर, गुलजार, गुलाम हसन, मोहम्मद शफी, देन वी हैव अब्दुल करीम, गुलाबू, फारूक अहमद, हनीफ, शाहनवाज, नईम, मोहम्मद इकबाल, शाहनवाज, जावेद, बशीर, गाजिउद्दीन, सतरदीन, इम्तियाज, शबीर अहमद, मोहम्मद रफीक, मुजफ्फर अहमद, आजाद हुसैन। जो आजाद है ये पार्डर का है। तो ये जो इंडिविजुअल्स की लिस्ट हम आपको फर्निश कर देंगे, इनके फोटोग्राफ्स भी हमारे पास। 82 की प्रोसीडिंग्स में नाउ द कोर्ट हैज गिवन 1 मंथ्स टाइम कि आप लोग कोर्ट में हाजिर हो जाइए, अदरवाइज फर्दर 83 की कार्रवाई में इनकी प्रॉपर्टी अटैच की जाएगी। तो ये जो 23 लोग हैं इनमें से 12 की प्रॉपर्टी हमने आइडेंटिफाई कर, जो डिफरेंट मैनर्स से प्रॉपर्टी डिवॉल्व हुई है। अगर ये नहीं हाजिर होते हैं स्टाइपुलेटेड टाइम में, इनके खिलाफ 83 की कार्रवाई करते हुए इनकी प्रॉपर्टी अटैच करके। चलिए, ये सिक्योरिटी सिनेरियो का हाल अहवाल, लेकिन आपको बताते चलें सिक्योरिटी सिनेरियो के बीच में बफरियाज के मामले पर जहां सियासतदानों के बयान भी आए हैं, महबूबा मुफ्ती का धरना भी हुआ है, महबूबा मुफ्ती ने हंगामा भी किया है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। लेकिन आपको नाज़रीन थोड़ा सी भी बताते चलें कि उसी हंगामे, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के पस मंजर में कल अपनी पार्टी के लीडर सईद अल्ताफ बुखारी का एक बयान भी आया था और उस बयान में उन्होंने बताया था कि इस सारे मामलात बफरियाज या बफरियाज जैसे मामलात के लिए यहाँ की सबका सरकारी जिम्मेदार है। जम्मू कश्मीर की सरकारों को जो उन्हें जिम्मेदार ठहराया तो उस पर पीडीपी ने रिएक्शन भी दिया है। श्रीनगर में आज पीडीपी की सीनियर लीडरशिप ने पार्टी हेडक्वार्टर पर मीडिया से बात की और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सईद अल्ताफ बुखारी के कल के इस बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए बताया कि सईद अल्ताफ बुखारी पीडीपी का एक हिस्सा जो है बेसिक मेंबर से लेके बड़ी मुद्दत तक रहे हैं और अगर सबका सरकार में पीडीपी जिम्मेदार है बफरियाज जैसे मामलात के लिए तो सईद अल्ताफ बुखारी भी उतने ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो पॉलिसी मेकर थे पार्टी के और पार्टी में 90% से ज़्यादा उनका चलता था, 10% ही बाकी लोगों का चलता था। सईद अल्ताफ बुखारी के इसी बयान पर ये रद्द-ए-अमल दे रहे थे हांजूरा, गुलाम नबी लोन हांजूरा, और गुलाम नबी लोन हांजूरा ने बताया कि अगर हमसे गलतियाँ हैं तो वो गलतियाँ सईद अल्ताफ बुखारी की पहले गिनी जाएंगी। और फिर इस सारे के पस मंज़र में
गुलाम नबी लोन हांजूरा और दूसरे लीडर ने यहां बताया कि मरकजी सरकार को सईद अल्ताफ बुखारी बचाने के लिए एक नैरेटिव पैदा कर रहे हैं ताकि इन मामलात में मरकजी सरकार पर या सरकार पर कोई उंगली ना उठाई जा सके, ताहम लोग आपस में ही भिड़ते रहें। उनका कहना था कि इसकी जिम्मेदारी मरकजी सरकार की है और सरकार अवाम का यहाँ पे एतमाद खो चुकी है और सईद अल्ताफ बुखारी और उन जैसी पार्टियां सभी जानते हैं कि वो किन की बी टीम्स हैं और किन के इशारों पर काम करते हुए यहाँ पे एक नैरेटिव पैदा करने की कोशिश करें। सईद अल्ताफ बुखारी के बारे में या कल के उनके बयान के रद्द-ए-अमल में गुलाम नबी लोन हांजूरा का बयान सुनिएगा। जहाँ तक PhD का ताल्लुक है, रशीद की भी बात हो रही है, हाँ, तो आपको लग रहा है कि ये अभी तक PhD की जो बात है ये अफसोस की बात है। अल्ताफ साहब ने जो कल कहा है, मुझे अफसोस हो रहा है कि he was a party to this, he was a party to PDP, part of the PDP, और वो एक अहम अहदे पर था, वजीर खजाना था उस वक्त। आज वो हमारी नुक्ताचीनी कर रहा है। अगर हमने कोई गलती की है उस दौर में तो उसका जिम्मेदार अल्ताफ साहब भी है। वो लोगों को क्यों धोखा दे रहा है? मुझे नहीं लगता है कि ये कोई रीजनल पार्टी उसमें जिम्मेदार नहीं है। अगर उसमें जिम्मेदार जो बखलियाज में हुआ, अगर 3 वहां लोग आम शहरी मारे गए, या अगर जो हमारे ये है आर्मी के जो ऑफिसर्स थे, जो सिपाही थे, उनको मारा गया, उनको शहीद किया गया, तो उसका जिम्मेदार यहाँ रीजनल पार्टी नहीं है। उसका जिम्मेदार अगर है तो वो हिंदुस्तान है, वो बीजेपी है। क्योंकि उन्होंने यहाँ ऐसी ये अमल शुरू की है कि उन्होंने, मैंने अभी कहा कि दिल की दूरियां और दिल की वो ज्यादा हो गई, दिल की दूरी वो बढ़ गई, वो कम नहीं हुई। यहाँ अगर उनको कोई अच्छा काम करना है तो उसके लिए लोगों के दिल जीतने हैं। वो कोशिश नहीं करते हैं, लोगों के दिल नहीं जीतते हैं, बल्कि लोगों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी का नतीजा ये निकलता है। और चलिए नाजरीन, संकल्प यात्रा, भारत संकल्प यात्रा का हाल अहवाल आपको बताते चले। जम्मू का मीरा साहब का इलाका और मीरा साहब का ब्लॉक गाजीपुर, और गाजीपुर में आज संकल्प यात्रा के तहत एक खास प्रोग्राम रखा गया था, जहां पे मेंबर पार्लियामेंट जिगल किशोर शर्मा और उनके साथ साथ बीजेपी के नायब सदर श्याम चौधरी मेहमान खसूसी के तौर पे मौजूद रहे। संकल्प यात्रा साफ जाहिर है सरकार की स्कीमों को आवाम तक पहुंचाने के लिए शुरू किया गया है और इस दौरान सरकार की स्कीमों को मुख्तलिफ आवाम के प्लेटफार्म तक पहुंचाने के लिए अलग अलग तरीके से इकदाम उठाए जा रहे हैं। और श्याम चौधरी ने यह अपनी तकरीर में बताया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जब से मुल्क की कमान संभाली है तब से मुल्क के हालात बदले हैं, मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है, तरक्की करते हुए चांद तक पहुंचा है और इस चांद में पहुंचने में मुल्क के अवाम के साथ साथ मुल्क की क़यादत का किरदार भी है। संकल्प यात्रा का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि अवाम के लिए सरकार की स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स का फ़ायदा उठाना अवाम के लिए ज़रूरी है और उन स्कीम्स के बारे में जानकारी के लिए संकल्प यात्रा वज़ीर-ए-आज़म का ब्रेन चाइल्ड है और वज़ीर-ए-आज़म ने इसको सामने रख के एक इनकलाब की सूरत में अवाम के लिए खिदमत का जो केंद्र बना रखा है वो संकल्प यात्रा है। उन्होंने कहा कि लोगों को चाहिए कि वो सामने आएं और संकल्प यात्रा में शिरकत करते हुए ये जानें कि संकल्प उनके लिए सरकार की क्या क्या स्कीमें हैं। जिनके लिए हमने ये योजना बनाई और उन योजनाओं का लाभ आपको मिले, और अगर मिला तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिला क्यों, किन कारण से नहीं मिला, और आज उसी लिए ये सब स्टॉल आपके सामने लगे हुए हैं। आप उनके पास जाए और अपनी रजिस्ट्रेशन वहाँ करवाए ताकि वो उसका लाभ आपको मिल सके। चाहे वो PMMY जो मकान लोगों को आपके बन रहे हैं, अगर किसी का किसी वजह से रह गया है उसके लिए रजिस्टर कराए, पेंशन के लिए, उज्ज्वला योजना के लिए, आयुष्मान कार्ड के लिए, किसी भी जो योजना देश के प्रधानमंत्री ने आपको बनाई थी जिसका लाभ आपको मिलना था, जिनको मिला है बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिला तो उस लाभ के लिए आप उसी स्टॉल पर जाकर वहाँ रजिस्ट्रेशन कराए ताकि उसका लाभ आपको मिले। और आज के इस कार्यक्रम में आप सब लोग आए और जहाँ हमारे इस मीरा साहब ब्लॉक के नोडल अफसर वीडियो गुरजीत सिंह ने अच्छे तरीके से जो प्रोग्राम अरेंज किया।
भारत संकल्प यात्रा आपकी स्कीम, सरकार की स्कीम आपके लिए क्या है, इसकी जानकारी आपको होना जरूरी है। और सरकार को जानकारी मीडिया के जरिए मिलती है और हम अपनी ये फर्ज समझते हैं कि कहीं पे अगर कुछ कमी है तो वो सरकार तक पहुंचाएं। तो सरकार जी सुनिए, शहरी श्रीनगर के डाउनटाउन के इलाके में JLNM अस्पताल का हाल अहवाल। इस खबर में, इस रिपोर्ट में, ये JLNM श्रीनगर है, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल हॉस्पिटल रैनावारी श्रीनगर कश्मीर। और इस JLNM अस्पताल को बनाते हुए अंग्रेजों के ज़माने का ये अस्पताल बना हुआ अस्पताल, और इसके बाद श्रीनगर के दूसरे अस्पतालों पर रश कम करते हुए और शहर श्रीनगर के डाउनटाउन के इलाके के लोगों की सेहत का ख्याल रखते हुए करीबन 6 साल सरकार ने एक एडिशनल ब्लॉक बनाने का यहाँ पे काम शुरू किया। वो काम चला, कुछ इमारत बनी भी। उस इमारत के बनने के बाद बताया गया कि कहीं गपला है, घोटाला है, इल्ज़ामात लगे और फिर मामला रुका पड़ा 6 साल। और 6 साल के बाद अब ऐसा हुआ कि यहाँ पे CT स्कैन की मशीन सरकार को JLNM में इंस्टॉल करानी थी। और JLNM में ये CT स्कैन की मशीन जो इंस्टॉल की गई वो इसी अंडर कंस्ट्रक्शन कम्प्लेक्स जो है, जो अब अंडर कंस्ट्रक्शन भी नहीं है बल्कि अब अंडर रिजर्व कैटेगरी में रखा गया है, यानी कोई काम जाम नहीं है, ताम जाम भी नहीं है। तो इसी में CT स्कैन को जो इंस्टॉल किया गया, बहुत अच्छा काम है। शहर श्रीनगर क्या हम सब मानते हैं, खुश होते हैं कि कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, लेकिन उस इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या काम जहां तक आदमी की पहुंच ही नहीं हो सकी। JLNM अस्पताल में, नई बिल्डिंग में, नए कम्प्लेक्स में, ज़ेर तमीर कम्प्लेक्स में इस इंस्टॉल मशीन के, इस CT स्कैन मशीन तक पहुंचने के लिए नाखून चने ना सही पापड़ जरूर बेलने पड़ते होंगे। लिफ्ट है नहीं तो पेशेंट CT स्कैन की मशीन तक जाए कैसे? सीढ़ियों का सही हाल अहवाल भी नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन सीढ़ियाँ हैं तो खंबा चढ़ के या सीढ़ी बाहर से लगा के उस CT स्कैन की मशीन तक बीमार को कैसे पहुँचाया जाए? रैंप है नहीं, ट्रॉली को कैसे खींचा जा सके? तो ये वो सवाल थे जो आज हमने देखे। वक्त की कमी की वजह से ये पूरी तफसील से रिपोर्ट आपको नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन ज़रा सुनिएगा। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर तजम्मुल हैं यहाँ के, वो क्या बता रहे हैं। जब हमारे नुमाइंदे ने उनसे पूछा कि ये हाल अहवाल, ये बुरा हाल है या चंगा हाल है, तो उनका जवाब सुन लीजिएगा। बिल्डिंग जो बनी है ना, जो बन रही है, ये 2017 अप्रैल में इसका काम शुरू हुआ तो हाउसिंग बोर्ड। तो अब ये लैंग्वेजिंग में पहले थी तो अब नॉन स्टार्टर में चली गई थी। फिर हमने अपने हायरअप्स को लिखा कि वहाँ पे हमारा CT स्कैन है और इसको हमने कोविड के सिलसिले में भी इस्तेमाल किया था और हमारा जनरल स्टोर भी है वहाँ पे, तो इसको स्टार्टर में डालें। तो वो हमने अपने ऊपर वालों को लिखा है जो हमारे हायरअप्स है, एंड मे बी दे मे टेक द नोट फॉर इट, एंड इंशाल्लाह इसका काम अप्रैल में स्टार्ट होगा। दूसरी सवाल जो आपने किया कि आप क्यों मजबूर हो गए, कि मजबूर इसलिए हो गए, पहले तो लोगों की तो आज ये तो पता ही है कि पेशेंट केयर और स्मूथ फंक्शनिंग के लिए हमने ये जो और जगह की कमी की वजह से जो हमारे पास यहाँ इस 2 बिल्डिंग में, एक तो ये OPD ब्लॉक है जहाँ पे मैं बैठा हूँ और अंदर IPD ब्लॉक है। चूंकि यहाँ पे 13-14 डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं इन 2 हिस्सों में, तो उस सिलसिले में चूंकि जगह नहीं थी लोगों की को, ताकि हम इसकी सहूलियातें दे पाए, उस सिलसिले में हमने मजबूर होके ये जगह हमने चुनी, जो कि हमारे वर्दी डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज को भी पता है। तो ये 2 फ्लोर हमने पहले ही लिए हुए थे। मजबूरी का नाम JLNM अस्पताल है और इसी अस्पताल के हाल अहवाल आपने जाना। मेडिकल सुपरिटेंडेंट का साउंड बाइट भी आपने सुना। सुनिए, सरकार, बिल्डिंग मुकम्मल है, बस थोड़ी सी लेपा पोती करनी है। इतना खर्चा कर लिया, थोड़ा सा और कर लीजिएगा, अब इतना खर्चा हो जाता है। तो ये सरकार तक बात, लेकिन आपको बताएं, देख रहे थे आप स्पेशल रिपोर्ट सनम के साथ। फिलहाल इतना ही स्पेशल रिपोर्ट में मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाइएगा नहीं, कश्मीरी खबरनामा लेकर आ रहे हैं मेरे साथी साहिल अमीन। सुनिएगा उनसे कश्मीरी खबरनामा क्या कुछ है ताज़ा कश्मीरी खबरनामे में। साहिल के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।